हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं स्वागत करता हूं आपके मेरे चैनल पर जिसका नाम है लीगल पेडागोजी। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एमसीक्यूज बेस्ड अपॉन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, क्योंकि पिछले साल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से क्वेश्चंस पूछे गए थे। पर मैं आप सभी एस्पिरेंट्स को बताना चाहूंगा कि मैं जब 2019 में अपीयर हुआ था लॉ फैकल्टी एंट्रेंस एग्जाम, तब भी एनटीए ने ही एग्जाम कंडक्ट कराया था फॉर द फर्स्ट टाइम। और तब भी बहुत सारे चेंजेस हुए थे उस क्वेश्चन पेपर में, और बहुत सवाल इधर उधर से पूछे गए थे जो कि जनरली नहीं पूछे जाते थे। पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए, एंट्रेंस क्रैक करने की एक स्ट्रैटेजी ये होती है कि आप एंट्रेंस से तब बाहर हो जाते हैं जब आप वो क्वेश्चंस नहीं बना पाते जो बाकी एस्पिरेंट्स बना पा रहे हैं। तो वैसे ही है ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अब जैसे पिछले साल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स से क्वेश्चंस पूछ लिए गए हैं पेपर में, तो अब स्टूडेंट्स में काफी हबड़ा दबड़ी है कि भाई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कवर करना चाहिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कवर करना चाहिए। पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप ये तो जरूर करिए कवर, पर जो इंपॉर्टेंट पोर्शंस हैं जैसे कि टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, आईपीसी, इस पे ज्यादा फोकस करिए, क्योंकि इससे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस इन पार्ट से पूछे जाते हैं। और आप ये कोशिश करिए कि जो भी आप करें उसमें आपका परफेक्शन हो, क्योंकि आप एंट्रेंस तब क्वालिफाई करेंगे जब आप क्वेश्चंस डिकोड कर पाएंगे विद परफेक्शन, विद एक्यूरेसी। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ दीज इज एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एज पर आईपीआर लॉज ऑफ इंडिया। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज ऑफ इंडिया के हिसाब से इनमें से कौन सी चीजें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मानी गई हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ट्रेडमार्क को। ट्रेडमार्क ऑफ टोयोटा कंपनीज में स्पेसिफिकली मेंशन्ड है। तो ट्रेडमार्क होता क्या है? देखिए दोस्तों, ट्रेडमार्क होता है किसी भी कंपनी का लोगो हुआ, सिंबल हुआ, जो डिफरेंशिएट करता है उसे बाकी कंपनी से। जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे टोयोटा कंपनी का ये लोगो है, सिंबल है, जो कि डिफरेंशिएट करता है इसको मारुति या फिर Hyundai बाकी कंपनीज से। तो जो भी चीज ऐसा एक पर्टिकुलर लोगो या कुछ भी ऐसा चीज जो डिफरेंशिएट करे एक प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से, उसको कहा जाता है ट्रेडमार्क। और ट्रेडमार्क हमारी कंट्री में दिया जाता है फॉर अ पीरियड ऑफ 10 years इनिशियली, और उसके बाद आप उसको एक्सटेंड करा सकते हैं फॉर द अनलिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। वहीं दूसरा ऑप्शन है इंडस्ट्रियल डिजाइन। तो क्या होता है इंडस्ट्रियल डिजाइन? देखिए, इंडस्ट्रियल डिजाइन होता है जो आपके ने जैसे देखा होगा बीटल कार है वोक्सवैगन की, उसकी जो बाहर की आउटर लुक है, या बाहर का आउटर कलर हुआ, या आउटर लुक हुई, या फिर आउटर डिजाइन हुआ, इसको कहते हैं इंडस्ट्रियल डिजाइन। जैसे कि कोका कोला ने ये जो बॉटल की आप शेप देख रहे हैं, इसको इंडस्ट्रियल डिजाइन में कवर किया हुआ है। कोई भी और कंपनी ऐसी बॉटल में नहीं बेच सकती है कोई भी ऐसा लिक्विड बेवरेज। तो ये हुआ इंडस्ट्रियल डिजाइन, जो कि आउटर लुक होता है, आउटर अपीयरेंस होता है ऑफ एनी प्रॉपर्टी। और इसको कोका कोला ने जैसे कि इंडस्ट्रियल डिजाइन में इसको कवर किया हुआ है। अब कोई दूसरी कंपनी इसको नहीं कर सकती है इस बॉटल्स में अपने बेवरेज को स्टोर और बेच सकती है उसे। तो इसको कहते हैं इंडस्ट्रियल डिजाइन। वहीं बात आती है जब ओरिजिनल लिटरेरी वर्क की, तो ओरिजिनल लिटरेरी वर्क कवर करता है नॉवेल्स, बुक्स, पोएट्री, पोएम्स, जो भी आप बुक लिखते हैं इन सब में। और ये कवर होते हैं कॉपीराइट्स में। तो ये तीनों ही, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये तीनों ही आते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में एज पर आईपीआर लॉज ऑफ आवर कंट्री। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। इंडस्ट्रियल डिजाइन जरूर याद रखिएगा, आउटर अपीयरेंस जिसमें शेप्स भी आ जाती हैं, कलर भी आ जाता है, डिजाइन भी आ जाता है, वो सब इंडस्ट्रियल डिजाइन में कवर होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इट इज कि वेदर, इसमें से बताइए कि क्या ट्रू है या क्या फॉल्स है। तो पहला क्वेश्चन है कि इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कस्टम ऑफिसर्स टू सीज इन्फ्रिंजिंग गुड्स at the time of import even if IPR right holder is not interested in enforcing his IPR। तो कस्टम ऑफिसर्स कौन होते हैं? जैसे कि जो प्रोडक्ट बाहर से इंपोर्ट किया जाता है तो उसको चेक किया जाता है कस्टम ऑफिसर्स द्वारा। और इसमें पूछा गया है कि भाई अगर ऐसा कोई चीज इंपोर्ट की जाए जो किसी बंदे के आईपीआर राइट्स को इन्फ्रिंज कर रही हो, तो क्या कस्टम ऑफिसर्स उस प्रोडक्ट को अपने हिसाब से सीज कर सकते हैं, जबकि जिसके पास आईपीआर राइट्स हैं वो उसको इन्फोर्स नहीं करना चाह रहा। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा नहीं। कस्टम ऑफिसर्स तभी किसी प्रोडक्ट को सीज करेंगे अगर आप जाके अपने राइट्स को इन्फोर्स करेंगे कि भाई मेरे इसके ऊपर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स मुझे दिए हुए हैं और इन्होंने कॉपी किया है उसे, तो आप इस प्रोडक्ट को सीज करिए। तो कस्टम ऑफिसर्स तभी उस पर एक्शन लेंगे। तो इसका आंसर है फॉल्स। अगला ऑप्शन है कि कस्टम लॉ एम्पावर्स कस्टम ऑफिसर्स टू टेक एक्शन अगेंस्ट आईपीआर इन्फ्रिंजिंग गुड्स एट द टाइम ऑफ इंपोर्ट। कि हाँ, कस्टम ऑफिसर सीज कर सकते हैं गुड्स को अगर वो आपके आईपीआर राइट्स को वायलेट कर रहे हैं, इन्फ्रिंज कर रहे हैं। तो ये राइट दिया गया है उन्हें अंडर कस्टम्स लॉ। तो ये इसका आंसर होगा, दैट इज ट्रू।
अगला क्वेश्चन है, कंपनी विशेस दैट नो अदर कंपनी इज एबल टू यूज इट्स लोगो। एक कंपनी चाहती है कि भाई मेरा जो लोगो है वो दूसरी कंपनी कॉपी ना कर पाए। तो मैंने आपको डिस्कस भी किया है अभी, तो उसमें आता है ट्रेडमार्क का रोल। तो कंपनी रजिस्टर करवा सकती है फॉर द ट्रेडमार्क अगर वो अपने लोगो को कॉपी करने से रोकना चाहती है। अगला क्वेश्चन है, कंपनी डिसाइड्स टू यूज अ लोगो दैट हैज द सेम शेप एंड एज दैट ऑफ अ कंपटीटर बट विद डिफरेंट कलर। देखिए, अब कोई कंपनी अपने कॉम्पिटिटर के लोगो चुराना चाह रही है, उसकी शेप कॉपी करना चाह रही है पर कलर डिफरेंस है, तो क्या इसमें वायलेशन होगा ऑफ ट्रेडमार्क? यस, ऑफ कोर्स इसमें वायलेशन होगा ऑफ द ट्रेडमार्क, बिकॉज इट इज नॉट अलाउड। अगर आप कुछ ऐसा डिजाइन तैयार करते हैं, कोई ऐसा लोगो तैयार करते हैं जो कि रिजेंबल कर रहा है दूसरी कंपनी के रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क से, तो वो अलाउड नहीं है एज पर द आईपीआर लॉज ऑफ आवर कंट्री। अगला क्वेश्चन है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स प्रोटेक्ट द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज दैट आर ऑफ। आईपीआर में किस तरीके के आइडियाज को कवर किया जाता है? क्या उनकी एथिकल वैल्यू होनी चाहिए, मॉरल वैल्यू होनी चाहिए, सोशल वैल्यू होनी चाहिए, कमर्शियल वैल्यू? दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज कमर्शियल वैल्यू। उससे आपको कुछ इकोनॉमिक अर्निंग होना चाहिए। उन्हीं आइडियाज को, उन्हीं इंफॉर्मेशन को आईपीआर में कवर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि इन इंडिया द लिटरेरी वर्क इज प्रोटेक्टेड अंटिल। जो लिटरेरी वर्क होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो कॉपीराइट्स में कवर्ड होता है। और लिटरेरी वर्क पे जो कॉपीराइट्स दिए जाते हैं वो दिए जाते हैं टिल द लाइफ टाइम ऑफ द ऑथर, जिसने वो बुक लिखी है या कोई भी उसका लिटरेरी वर्क है, टिल द लाइफ टाइम ऑफ द ऑथर प्लस 60 years आफ्टर द डेथ ऑफ द ऑथर। तो जब तक वो जिंदा है तब तक कॉपीराइट से वो प्रोटेक्टेड है ही, और उसके साथ ही साथ जब उनकी डेथ हो जाएगी तो 60 साल तक कॉपीराइट्स के थ्रू वो लिटरेरी वर्क प्रोटेक्टेड रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर प्रोग्राम इज कंसिडर्ड एज। कंप्यूटर प्रोग्राम को किस में कंसिडर किया जाता है? तो उसको कंसिडर किया जाता है लिटरेरी वर्क में, और वो प्रोटेक्टेड होता है अंडर कॉपीराइट्स। तो आप कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के थ्रू अगर कुछ करते हैं तो आप उस प्रोग्रामिंग को कॉपीराइट्स उसके ऊपर ले सकते हैं, पर पहले ये नहीं था अवेलेबल अंडर द कॉपीराइट्स। बट हाउएवर लेटर ऑन जब टेक्नोलॉजी एडवांस हुई तो कंप्यूटर प्रोग्राम को कॉपीराइट्स में कवर किया गया, और इसको लिटरेरी वर्क माना जाता है, और इसके ऊपर आप कॉपीराइट्स की प्रोटेक्शन ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कॉपीराइट प्रोटेक्शन इज अवेलेबल फॉर। कॉपीराइट की जो प्रोटेक्शन है वो किन किन चीजों के लिए अवेलेबल होती है? तो दोस्तों, वो अवेलेबल है लिटरेरी वर्क, मतलब अगर आपने कोई बुक लिखी है या नॉवेल लिखी है और आप चाहते हैं कि बाकी कोई बंदा सेम बुक को कॉपी करके अपने नाम पे ना ले ले, तो उसको कहते हैं लिटरेरी वर्क, उसके लिए कॉपीराइट अवेलेबल है। फिर है म्यूजिकल वर्क, अगर आपने कोई कॉम्पोजिशन की है, कोई म्यूजिक आपने डेवलप किया है ऑफ अ सॉन्ग, और आप ये नहीं चाहते हैं कि दूसरे लोगों से कॉपी करें, तो उसके लिए भी कॉपीराइट अवेलेबल है। तीसरा है आर्टिस्टिक वर्क, मतलब अगर आपने कोई पेंटिंग की है या स्कल्पचर, मूर्तिकार हैं आप और आपने कोई नई मूर्ति बनाई है और आप चाहते हैं कि दूसरे लोग इसको कॉपी ना कर लें, तो उसके लिए भी कॉपीराइट अवेलेबल होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है कि पेटेंट राइट क्या है? मतलब पेटेंट राइट इज अ लिमिटेड पीरियड राइट, कि कुछ टाइम के लिए दिया जाता है, या ये टेरिटोरियल राइट है, या एब्सोल्यूट राइट है, या फिर ए और बी दोनों है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि पेटेंट जो दिया जाता है वो इन्वेंशन पे दिया जाता है, और उस इन्वेंशन की इंडस्ट्रियल वैल्यू होनी चाहिए। अब इन्वेंशन का मतलब क्या हुआ कि अब जैसे कि आप पहले से एक टेक्नोलॉजी है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेट किया जाता है, पानी से बिजली बनाई जाती है, पर अब आपने कुछ नया इन्वेंशन किया है, अब आप उसका कॉस्ट ऑफ रिडक्शन भी घटा रहे हैं, मतलब आपने कॉस्ट रिड्यूस कर दी है। जैसे अगर पहले 50 लाख में होता था वो काम, तो आपने उसको रिड्यूस करके टेक्नोलॉजी में कुछ एडवांसमेंट करके आप उसको 30 लाख रुपए पे ले आए हैं। तो अभी आपकी तरफ से एक इन्वेंशन है, ऑलरेडी पहले से एक है टेक्नोलॉजी पानी से बिजली बनाने की, पर अब आपने उसकी कॉस्ट को रिड्यूस किया है, आपने कुछ नई एडवांसमेंट की है जो कि इंडस्ट्रियल यूजेज के लिए है। तो इसको कहते हैं इन्वेंशन, इसको कहते हैं पेटेंट्स के अंडर जो कवर होती है। तो जो पेटेंट होता है वो लिमिटेड पीरियड के लिए दिया जाता है, वो दिया जाता है 20 साल के लिए। तो एक लिमिटेड राइट तो है ही, और उसके साथ ही साथ ये टेरिटोरियल राइट है, मतलब जहां पे रजिस्टर्ड है, अगर इंडिया में रजिस्टर्ड है आपका पेटेंट, तो खाली इंडिया में ही उसकी प्रोटेक्शन आपको मिलेगी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, दैट इज बोथ ए एंड बी। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि बर्ने कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क वाज रिटन इन 1886। तो बर्ने कन्वेंशन आप जानती हैं कि कॉपीराइट्स लॉ पे एक कन्वेंशन की गई थी, मल्टीलेटरल कन्वेंशन थी ये, इन 1886 में हुई थी ये। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सी कंट्री 1989 में इसकी पार्टी बनी थी? तो दोस्तों वो बनी थी यूएसए। 1989 में बर्ने कन्वेंशन की एक पार्टी बनी, और बर्ने कन्वेंशन कॉपीराइट से रिलेटेड है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और इंडिया इसकी पार्टी कब बनी थी? इंडिया इसकी पार्टी बनी थी दोस्तों 1928 में।
तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए विद रिगार्ड टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। और ये पहला पार्ट था इसका, बाकी मैं सेकेंड थर्ड पार्ट सब्सिक्वेंटली चैनल पर अपलोड करता रहूंगा। और इस चैनल का अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। थैंक यू सो मच।